ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिंगुलरिटी चेक करनी है कि किसी फंक्शन के पास सिंगुलरिटी है भी है या नहीं है। सबसे पहला काम ये करना है। सिंगुलरिटी चेक करने के लिए आप फंक्शन में डायरेक्ट उस पॉइंट की वैल्यू पुट करिए। अगर नॉट डिफाइंड हो जाए या इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए तो वो पॉइंट क्या होगा, आपका सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर जहां पर जीरो होगा, उन पॉइंटों को हम बोल लेंगे सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले सिंगुलरिटी होना ही इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर सिंगुलरिटी की टाइप दो तरह की होती हैं। एक तो आइसोलेटेड होती है, एक नॉन आइसोलेटेड होती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी की। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज या सिंगुलर पॉइंट के टाइप दो तरह की होती हैं। पहली होती है आइसोलेटेड, दूसरी होती है नॉन आइसोलेटेड। जैसा नाम ही बता रहा है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि उसके नेबरहुड में कोई और सिंगुलरिटी ना हो फंक्शन की। ठीक है। तो डेफिनेशन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होगी। ए सिंगुलरिटी कौन सी, जेड इक्वल टू जेड नॉट ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी if there exists a R positive such that the डिस्क कौन सी भाई, जिस पॉइंट पे सिंगुलरिटी है उसको सेंटर मान के एक डिस्क खींची है लेस देन आर, डज नॉट कंटेन, कंटेन एनी सिंगुलरिटी, एनी सिंगुलरिटी ऑफ एफ अदर देन जेड नॉट। सिंपल शब्दों में कहें, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, उसके नेबरहुड में, उसके आस पड़ोस में कोई और सिंगुलरिटी ना हो फंक्शन की, केवल वही हो। उसके पड़ोस में फंक्शन की कोई और सिंगुलरिटी ना हो, उसे बोलेंगे हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। दूसरी डेफिनेशन है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की। दूसरी सिंगुलरिटी है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जैसा नाम बता रहा है, उसके नेबरहुड में ना और भी सिंगुलरिटी हो फंक्शन की, जेड नोट के अलावा कम से कम एक तो पक्की हो। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है। डेफिनेशन क्या बनेगी, ए सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू जेड नॉट ऑफ ए फंक्शन एफ, फंक्शन एफ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड इफ एवरी डिस्क, एवरी डिस्क मतलब हर डिस्क की बात हो रही है। सेंटर किसका है, जेड नोट, सेंटर्ड एट जेड नोट कंटेन्स एट लीस्ट वन सिंगुलरिटी ऑफ एफ।
वन सिंगुलरिटी ऑफ एफ अदर देन जेड नोट। भाई उसके पड़ोस में ना जेड नोट के अलावा कम से कम एक सिंगुलरिटी जरूर हो, एटलीस्ट वन की जिक्र कर रहा है ये, कम से कम एक। इसका कंट्रापोजिटिव लगा दिया ना। अगर कोई सिंगुलरिटी ना हो किसी ओपन डिस्क में तो हम बोलेंगे आइसोलेटेड है उसके नेबरहुड में। अगर उसके नेबरहुड में, हर एक नेबरहुड में कम से कम एक सिंगुलरिटी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन आइसोलेटेड। समझ गए भाई? समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अब मान लीजिए किसी फंक्शन के पास सिंगुलरिटी इस टाइप की है। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। सपोज a function has singularities। कौन कौन सी हैं? एक तो मान ली 1 है, एक -1 है, एक आई है, एक माइनस आई है। तो ये कौन से टाइप की होंगी सिंगुलरिटी? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये चार हैं बस। एक तो 1 है, एक -1 है, एक आई है, एक माइनस आई है। तो एक ओपन डिस्क आप ड्रॉ कर सकते हो, एग्जिस्ट करेगी ना एक आर, किसके पड़ोस में और कोई सिंगुलरिटी नहीं है, बस यही है, बस यही है, बस यही है। तो ये सारी की सारी आइसोलेटेड है। अगर दूसरा ये हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z इक्वल टू 1/n है। नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड और जीरो होगा। हाँ, नॉन आइसोलेटेड इसका। तो जो जीरो होगी वो नॉन आइसोलेटेड होगी। बाकी सारी आइसोलेटेड होंगे। हाँ, बाकी आइसोलेटेड जो होंगे। जीरो होगी वो होगी नॉन आइसोलेटेड। बाकी क्या होंगी? आइसोलेटेड। हाँ, सर आइसोलेटेड। मतलब ये जीरो की जो डेफिनेशन थी वही हो गई ना? जीरो में भी वो नॉन आइसोलेटेड था जीरो और बाकी आइसोलेटेड जीरोस थे। हाँ, अब सिंगुलरिटी की बात कर रहे हैं हम। तो दो तरह की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। सर जीरो नॉन आइसोलेटेड कैसे लिखी? क्योंकि इसके पड़ोस में फंक्शन की और भी सिंगुलरिटी है। कौन कौन सी है? लिमिट पॉइंट की वजह से ना सर। हाँ, जीरो लिमिट पॉइंट है ना इस मतलब फंक्शन वो का। डेफिनेशन लग जाएगी ना। हाँ, इनफाइनाइट मनी कंटेन कर रहा है। क्योंकि इसकी सिंगुलरिटी कौन कौन सी है मैं रेड से बना देता हूँ। जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं है, 1 पे एनालिटिक नहीं है, हाफ पे एनालिटिक नहीं है, 1/3 पे नहीं है, 1/4 पे नहीं है, ऐसे है। ठीक है, जीरो पे भी नहीं एनालिटिक होगा, क्योंकि जीरो के पड़ोस में एक नेबरहुड बनाएंगे ना, वहां पे रेड पॉइंट जरूर आएगा, जो मैंने बताया था। रेड पॉइंट से आपको बचना है, बच नहीं पाओगे आप। तो इसकी जीरो सिंगुलरिटी है। ये सारी सिंगुलरिटी है, बाकी सारी क्या है? आइसोलेटेड। जीरो नॉन आइसोलेटेड, गुच्छे में जीरो है। तो पहला काम है आपको सिंगुलरिटी पहचानना, फिर ये बताना है कि आइसोलेटेड है नॉन आइसोलेटेड है। उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन, कितने तरह की होती है ये। तो पहले मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूं, आपको सिंगुलरिटी पहचाननी है उनकी, फिर ये बतानी है कि आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है। जैसे पहला फंक्शन लिख रहा हूं मैं, एफ जेड ई की जेड -1 बाय ई की जेड। क्या कोई सिंगुलरिटी है इस फंक्शन की? नहीं है। नहीं है, क्योंकि Z तो कभी zero होता ही नहीं। हाँ। क्योंकि ई की जेड है, नॉन जीरो होता है। तो क्या लिखेंगे इसकी? नो सिंगुलरिटी। क्योंकि जो ई की जेड है डिनोमिनेटर है वो क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है। अच्छा, अगर ये होता तो एफ जेड इक्वल टू ई की जेड +1। अब बताओ
सर e रेज टू द पावर z प्लस 1 को 0 कर देंगे, हाँ जहाँ इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहाँ हाँ, हम पुट करेंगे e की z प्लस 1 को 0। z इक्वल टू -5। हाँ, e की z इक्वल टू -1 और -1 की पोलर फॉर्म लिखिए। तो सर cos ये पाई प्लस आई साइन पाई, हाँ, पाई cos पाई प्लस आई साइन पाई, -1 की होती है cos पाई प्लस आई साइन पाई। जनरल फॉर्म लिखिए। 2n पाई जोड़ देंगे सर। हाँ, 2n पाई जोड़ दीजिए, तो 2n 2n प्लस प्लस 1 लिख 1 लीजिए। पाई प्लस आई साइन 2n प्लस 1 पाई। इसको क्या लिख सकते हो, e की 2n प्लस 1 पाई आई लिख सकते हो ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब फर्स्ट चैप्टर का यूज हो जाएगा आपका ये। z इक्वल टू 10 प्लस 1। तो कौन कौन सी सिंगुलरिटी है इसकी, z इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आई। काउंटेबली में नहीं। हाँ, कहाँ पर होंगी ये, इमेजिनरी एक्सिस पर। अगर मैं सेट ऑफ सिंगुलरिटीज बनाऊं, क्या क्या बनेगा सेट ऑफ सिंगुलरिटीज। n इज इक्वल टू 0 लेके पाई हाँ। आयोटा, क्योंकि n इंटीजर है ना कोई, तो क्या आएगी जब 0 लूंगा तो पाई पाई आयोटा, आई। जब लूंगा 1 3 पाई आई, 2 लूंगा तो 5 पाई आई एंड सो ऑन। माइनस नेगेटिव कितने n सर? को -1 लूंगा, माइनस पाई आई, -3 पाई आई, -5 पाई आई। तो ये सारी सिंगुलरिटी है। कितनी सिंगुलरिटी है, काउंटेबली हाँ, इनफाइनाइटली मैनी है। तो कितनी सिंगुलरिटी है, इनफाइनाइटली मैनी है। डिन्यूमरेबल बोलेंगे। हाँ, और डीन्यूमरेबल है और काउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है, तो किस टाइप की है सारी सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड है। तो सारी की सारी सिंगुलरिटी क्या है, आइसोलेटेड है, क्योंकि उनके नेबरहुड में बाकी कोई सिंगुलरिटी नहीं है। तो पहला काम आपको क्या करना है, सिंगुलरिटी को पहचानना है। ठीक है, तो कोई फंक्शन दिया होगा, आपको उसकी सिंगुलरिटी पहचाननी होगी। जैसे एक और लिखूं, एफ जेड है 1/z² e की z -1। कौन कौन सी सिंगुलरिटी है इसकी, सर एक तो 0 हाँ, और एक तो z इक्वल टू 0 है एंड 2n पाई आयोटा। हाँ, e की z -1 इक्वल टू 0। यहां से e की z आएगा 1 के बराबर, और इसकी पोलर फॉर्म लिखो 2n पाई आई। तो z कितना है, 2n पाई आई। अब ये 0 इसी में कंटेन हो जाएगा क्योंकि n इंटीजर है। तो मैं कह सकता हूं इसकी सिंगुलरिटी क्या है, z इक्वल टू 2n पाई आई है। सारी की सारी इमेजिनरी एक्सिस पे है। तो कौन कौन सी सिंगुलरिटी है इसकी, 0, 2 पाई आई प्लस का, माइनस का भी आएगा, फिर प्लस का 4 पाई आई, माइनस का 4 पाई आई, ऐसे आती रहेंगी। ठीक है, तो कितनी सिंगुलरिटी है, वही अनकाउंटेबली मैनी है। हाँ, और सारी की सारी कैसी हैं, आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। तो सारी की सारी सिंगुलरिटी हैं आइसोलेटेड है। सर ये आप डोमेन की बात नहीं करते, कॉम्प्लेक्स प्लेन लेके चलते हैं सर। हाँ, सी में देनी है, वो भी फाइनाइट में देख रहे हैं हम, सी में ओनली। ठीक है। अच्छा, इसकी बताओ, अगर मैं ये कहूं एफ जेड इक्वल टू जेड कोसिकेंट जेड, बताओ क्या इस फंक्शन की सिंगुलरिटी है किसी पॉइंट पर। सर n पाई साइन की जो भी होंगी, जो साइन की 0 हैं, एंड z इक्वल टू 0 हो जाएगा।
नहीं सर, उसको एक्सपांशन करके कॉमन लेंगे ना सर। जीरो होगा सर। हम्म सर कोसेक जेड को अगर हम लोग लिखेंगे ये फंक्शन को एक्सपैंड करके तो जेड अपॉन हाँ साइन सर, जेड, यस सर। और सर साइन के जो जीरो एन पाई आ जाएगा सर, एन पाई। साइन पाई हाँ एन पाई जहाँ पे सर साइन जीरो होगा ना। जेड इक्वल हाँ। इसकी सिंगुलरिटी कहाँ पर होंगी? जहां पर कोसिकेंट जेड डिफाइंड नहीं होगा। साइन जेड डिफाइन। हाँ यस, साइन जेड। क्योंकि इसकी सिंगुलरिटी कहाँ होंगी? इट्स singularities are where cosecant z is not defined। और cosecant z कहाँ डिफाइंड नहीं होता? जहां sin z जीरो होता है। cosecant z वहां डिफाइंड नहीं होता जहां sin z जीरो होता है। तो cosecant z को लिख सकते हो 1/sin z। तो जहां sin z जीरो, सर एन Where? पाई। हाँ, तो z इक्वल टू एन पाई। मतलब क्या क्या बनेगी? जीरो प्लस माइनस पाई, रियल एक्सिस पे हो जाएंगी, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। तो ये सिंगुलरिटीज है इसकी। और सारी की सारी सिंगुलरिटी कैसी हैं? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। आइसोलेटेड है। तो आपको ये चीज जरूर पहचाननी आनी चाहिए कि किसी फंक्शन के पास फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या कोई सिंगुलरिटी है। अगर है जीरो तो सिंगुलरिटी बनेगी? क्या? जीरो सिंगुलरिटी बनेगी सर? ये तो बिल्कुल रिमूवेबल हो बनेगी, जाएगी। बिल्कुल बनेगी। हाँ, फिर उसको रिमूवेबल बोलेंगे ना आगे जाके। सर आइसोलेटेड में कहाँ आएगी सिंगुलरिटी? बिल्कुल आएगी सर ये? आइसोलेटेड में आएगी। ठीक है जी। एक और देता हूं आपको, क्योंकि पहला स्टेप आपका यही है कि आपको सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए और फिर पता होना चाहिए आइसोलेटेड कौन सी है और नॉन आइसोलेटेड कौन सी है, क्योंकि इसके बाद की कार्रवाई फिर ही हो पाएगी। अब जैसे ये एफ जेड 1/cos z प्लस cos a, बताओ क्या इस फंक्शन के पास कोई सिंगुलरिटी है? कास्ट सी प्लस कास्ट डी का फॉर्म लगा देता। कहाँ है? और जेड यहाँ पे cos z प्लस cos a जीरो होगा। जीरो होता है, यानी कि cos z इक्वल टू माइनस cos a हो जाए। तो उन पॉइंटों पे है। साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस होता है सर, वो कैसे? साइन 90 प्लस नहीं तो कुछ इवन मल्टीपल। पापा फोन आ रहा, फोन आ रहा, फोन। तो इसकी जो सिंगुलरिटी होगी वो होगी z इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस a, ये होंगे। और n की वैल्यू क्या है? कोई भी इंटीजर है। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर है। तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगा है? cos x इक्वल टू माइनस cos y का। तो x किसके बराबर होता है? ये फार्मूले सारे +1 + 2 के हैं। सर वैसे भी निकल जाएगा। माइनस कास ए को सर हम कास पाई प्लस लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद सर कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा वाला जो फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर 2n पाई जोड़ देते हैं प्लस माइनस। हाँ, ये कास पाई प्लस ए लिख सकते हैं। हाँ, अब सर हम जानते हैं कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा होता है, तो थीटा बराबर 2n पाई जो जनरल फॉर्म होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। हाँ, तो सर ये आ जाएगा उसी से। हाँ, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। हाँ, तो और थीटा थीटा क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस पाई अल्फा। प्लस माइनस अल्फा वहां से। तो यहाँ थीटा का काम कौन करेगा? जेड। जेड। तो जेड सर आएगा। प्लस माइनस ये देंगे अंदर में सर, हाँ, कॉस के अंदर में सर।
क्या कह कॉस रहे हो? पाई प्लस माइनस ले सकते हैं ना सर? तो कॉस पाई प्लस ए लिखे है ना, तो वहाँ पे कॉस पाई प्लस माइनस ए तो ले सकते हैं, क्योंकि हाँ, माइनस सेकेंड तो हाँ, ये सेकंड में क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और थर्ड में भी होता है। सेकंड में भी होता है, थर्ड में भी होता है, दोनों में होता है कोस नेगेटिव। प्लस माइनस से लिख सकते हैं सर। हाँ, ले सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, सर यहाँ ये जो ए है वो एक कांस्टेंट है ना कांस्टेंट है। सर? और अगर ये कोई कांस्टेंट ऐसा है जिस पर कॉस की वैल्यू नॉन जीरो है अगर सपोज, तो फिर इसकी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करेगी इस फंक्शन की? बिल्कुल, और कांस्टेंट की वैल्यू नॉन जीरो तो भी एग्जिस्ट करेगी। पाई बाई हो सकता है। पूरी क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए ना ये। हाँ सर, तो फिर अगर ये कॉस है नॉन जीरो है तो फिर सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करेगी इसकी? अगर कोस ए नॉन जीरो है करेगी, क्योंकि कोस जेड प्लस कोस ए तो जीरो हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो कोस ए पॉजिटिव है तो कोस जेड के अपना नेगेटिव उसके बराबर हो, डिपेंड करेगा ना क्या है। देखो जैसे यहां पर क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगी 2n+1 पाई प्लस माइनस ए आ जाएगी। आप जेड की वैल्यू ये पुट करिए, पक्का एग्जिस्ट करेगी। आप एन को जीरो ले लीजिए, एन को जीरो लेंगे तो पाई प्लस ए है, तो पाई प्लस ए इसकी सिंगुलरिटी पक्का है। कैसे? एफ पाई प्लस ए इसकी सिंगुलरिटी है 1/cos पाई प्लस ए प्लस कोस ए, क्या हो जाएगा 1/-cos ए प्लस कोस ए, तो 1/0 है, नॉट डिफाइंड है, तो सिंगुलरिटी आ गई। तो ये सारे पॉइंट आएंगे ना सिंगुलरिटी के। अगर आप एन को 1 पुट कर दो तो 3 पाई प्लस ए और 3 पाई माइनस ए दोनों सिंगुलरिटी है। तो इसके पास सिंगुलरिटी कितनी है? डी न्यूमरेबल है, और सारी की सारी क्या है? आइसोलेटेड है। सारी की सारी क्या है? आइसोलेटेड है। समझ आ गई वो सिंगुलरिटी कैसे निकालते हैं? सर एक बार रिपीट करना इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला ये है, अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जैसे 2n पाई तो आएगा ही आएगा, अल्फा कितना आएगा यहां पर? पाई प्लस माइनस ए कह सकते हैं आप। तो 2n प्लस माइनस भी लगाओ तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि 2n+1 और 2n-1 है, एक ही बात होती है जब इंटीजर हो, चाहे कहीं से स्टार्ट कर लो। तो मैं कह सकता हूं 2n+1 पाई प्लस माइनस से, क्योंकि अगर मैं माइनस यूज करूं यहाँ पे तो 2n-1 और 2n+1 एक ही बात है, क्योंकि n इंटीजर है, कहीं मर्जी से स्टार्ट कर लो, ऑड नंबर ही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप है। पहला स्टेप है सिंगुलरिटी को पहचानना, फिर ये बताना कि आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है, फिर वो बताना। जैसे जैसे मान लो एफ जेड है 1/e की 1/z -1 ये है। क्या इस फंक्शन के पास सिंगुलरिटी है कोई? कहां पर होगी सिंगुलरिटी? एक तो जीरो ही हो जाएगी। हाँ, जहां पर e की 1/z -1 0 होगा वहां होगी। यानी कि e की 1/z किस बराबर हो? 1 हो। 1 की तुरंत पोलर फॉर्म लिखो, क्या होती है? 2n पाई आई, यही होती है ना? So 1/2n पाई हो जाएगा ना? हाँ, तो 1/z कितना आ जाएगा? 2n पाई आई। तो z कितना आएगा? 1/2n पाई आई। तो कितनी सिंगुलरिटी है इसके पास? Finitely many। नहीं है। लेकिन जीरो कैसी है जीरो ही इसकी? चाहिए। नो नॉन जेड जीरो है
नॉन आइसोलेटेड, और जो बाकी बची रेस्ट आर आइसोलेट। आइसोलेटेड। ठीक है, हाँ एन जीरो ना हो, एन है यहाँ पर, जीरो ना हो, ये बात सही है, क्योंकि एन को जीरो ले सकते हैं, क्योंकि एन को जीरो लोगे तो 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो यहाँ एन क्या है, नॉन जीरो है, बात सही लिखी हुई है। एन को नॉन जीरो लेके कोई भी इंटीजर ले सकते हो आप, नॉन जीरो इंटीजर। तो पहली बात तो आपको सिंगुलरिटी पहचाननी आनी चाहिए, फिर पता होनी चाहिए कौन सी आइसोलेटेड है, कौन सी नॉन आइसोलेटेड है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, कितने प्रकार की होती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। क्योंकि पहले आज हम आइसोलेटेड ही पढ़ेंगे, फिर नॉन आइसोलेटेड पढ़ेंगे। इसकी टाइप्स कितनी आइसोलेटेड की, 3 तरह की होती है। पहली होती है रिमूवेबल, रिमूवेबल। दूसरी होती है पोल, तीसरी होती है एसेंशियल। तो 3 तरह की होती है जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। 3 तरह की किस किस कौन कौन सी होती है? रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, पोल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पोल होगी, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, आइसोलेटेड आगे लगा देते हैं हम, आइसोलेटेड वर्ड हमेशा आगे लगता है। आइसोलेटेड रिमूवेबल होगी पहली, दूसरी आइसोलेटेड पोल होगी, तीसरी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। सिंगुलरिटी बाद में लगता है। अगर मैं इसको पूरा लिखना चाहूं, पूरा कैसे लिखूंगा? आइसोलेटेड रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पूरा ऐसे लिखूंगा, IRS आइसोलेटेड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। दूसरी को क्या लिखूंगा? आइसोलेटेड पोल सिंगुलरिटी, IPS। तीसरे को क्या लिखूंगा? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या लिखूंगा? IES। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी 3 तरह की होगी, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल। तो अब मैं पहचानना चाहता हूं कि रिमूवेबल कब होती है, पोल कब होती है, एसेंशियल कब होती है। इसको देखो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। जो पहला क्लासिफिकेशन है, डेफिनेशन के ऊपर बेस है। ठीक है, डेफिनेशन के ऊपर बेस है। क्या है? लेट Z इक्वल टू Z नॉट बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ FZ। देखो, हमें पता चल गया कि ये है Z इक्वल टू Z नॉट है, सिंगुलरिटी है, और कैसी है? आइसोलेटेड है। हमें इस बात का पता चल गया। हम मैं डिसाइड करना चाहता हूं, क्या ये रिमूवेबल है, क्या ये पोल है, क्या ये एसेंशियल है। तो हम किस बेस पे करेंगे? हम करेंगे डेफिनेशन बेस पे। डेफिनेशन बेस क्या लगाएंगे? लॉरेंट सीरीज वाली। देन बाय डेफिनेशन
by definition there exists a deleted neighborhood of Z naught in which fz is analytic। मतलब हम उसको पॉइंटों को छोड़ देंगे ना जहां पर एनालिटिक नहीं है, उस नेबरहुड को छोड़ देंगे जहां एनालिटिक नहीं है। फॉर एनी पॉइंट जेड ऑफ दिस नेबरहुड, मतलब जो डिलीट किया हुआ उसको छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है उसका हम पॉइंट उठाएंगे जेड, और हम क्या लगा देंगे, लॉरेंट एक्सपेंशन लगा देंगे बाय लॉरेंट्स एक्सपेंशन। लॉरेंट एक्सपेंशन क्या है, जो एफ जेड है समीशन याद आ रहा होगा आपको, एन जीरो से लेके इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की एन, ये तो है एनालिटिक पार्ट। दूसरा है एन है 1 to इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट की माइनस एन, ये है प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, ये तो क्या है, एनालिटिक पार्ट। ये क्या है, प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल पार्ट है, और प्रिंसिपल पार्ट है वो मेन भूमिका निभाता है तीनों सिंगुलरिटी के लिए, मतलब ये की फैक्टर है। समझ में आई बात? वही किसी भी आप है ना, जो गिवन फंक्शन है आप उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखो, हमने काफी काम किया है इस पे लॉरेंट सीरीज के ऊपर, तो आपने उसका एक्सप्रेशन लिख लेना है। तो उसका प्रिंसिपल पार्ट है डिसाइडर है। समझ आई बात? यस क्लियर है सर। यहां तक? तो रिमूवेबल में क्या होता है, रिमूवेबल में क्या होता है, रफ कर दूं इसको? सर अभी 2 मिनट रुक जाएं। जी, जी सर। तो पहली है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जब आप रिमूवेबल सिंगुलरिटी चेक कर रहे हो तो प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म होनी चाहिए, 9 टर्म। इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz contains 9 टर्म, देखो मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं 9 टर्म, दैट इज देयर इज नो नेगेटिव पावर of z minus z naught in the expansion of fz, और जो लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन किया आपने उसमें, देन जो z इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू साइन जेड बाई जेड, ये कोई फंक्शन है, बताओ इसकी सिंगुलरिटी कौन है, बताओ। z equal to 0। हाँ,
जेड इक्वल टू 0 है। क्यों है जेड इक्वल टू 0? फंक्शन में डायरेक्ट पुट करी वैल्यू, 0/0 फॉर्म आ गई। मैंने बताया था ना, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो उस पॉइंट पे सिंगुलरिटी होती है। और कैसी है ये? आइसोलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है? जेड इक्वल टू 0 इस फंक्शन की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। जेड इक्वल टू 0 है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है किसकी? एफ जेड की। सर लेकिन यदि ऊपर साइन जेड का एक्सपांशन करते और नीचे के जेड को मतलब कॉमन लेके कैंसिल कर देते तो फिर तो नो सिंगुलरिटी आ जाएगी। क्यों आएगी नो सिंगुलरिटी? साइन जेड की यदि एक्सपांशन लगा दे तो रिमूवेबल की डेफिनेशन हो जाएगी ना फिर। बल आ जाएगी। हाँ सर जी। नेगेटिव टर्म वाली तो एक भी नहीं है अपने पास। हाँ, तो रिमूवेबल हो जाएगी ना। ओके, नो टर्म, ठीक है सर। हाँ, तो क्या करिए आप, इसका एक्सपेंशन लगाइए अब, क्योंकि किसके अबाउट लिखना आपको? जेड -0 के अबाउट, क्योंकि सिंगुलरिटी कौन है? जेड नोट कौन है यहाँ पर? 0 है। जो आपका जेड नोट 0 है, तो आपको किसकी टर्म में एक्सपेंशन खोलना है? जेड -0 की टर्म में। तो साइन का तो मैक्लोरियन लगा देंगे ना, वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जेड नोट आपका 0 है। तो मैं एफ जेड को क्या लिख सकता हूं? 1/z साइन जेड को जेड माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5/5 फैक्टोरियल माइनस जेड 7/7 फैक्टोरियल। इसको खोल के लिख दूंगा, 1/z से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 माइनस जेड स्क्वेयर बाय 3 फैक्टोरियल और जेड की 4/5 फैक्टोरियल, जेड की 6/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कौन सा पार्ट है ये? एनालिटिक पार्ट। एनालिटिक पार्ट। तो बोल रहे थे और प्रिंसिपल पार्ट में क्या है? जीरो। नो टर्म। तो प्रिंसिपल पार्ट इसका क्या है? एब्सेंट है। तो प्रिंसिपल पार्ट क्या है इसका? एब्सेंट है। अगर वो एब्सेंट हो, उसमें 0 टर्म हो, कोई टर्म ना हो, तो इसमें तो कोई टर्म नहीं है, तो कैसी होती है? रिमूवेबल। तो कौन सी आ गई इसमें? रिमूवेबल आ गई। पर सर जीरो को बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। हाँ, सिंगुलरिटी जरूर है। और कौन सी है वो? रिमूवेबल है। पर सर यदि उसको डिलीट कर रहे तो हमको सिंगुलैरिटी नहीं मिल रही है, तो फिर इसको मतलब सॉल्व करने पे तो नहीं मिल रही ना, तो उसको भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, गलत कह रहे हो। डेफिनेशन पे जाओ ना। जीरो हेलो कैश सर। की सिंगुलरिटी है। सिंगुलरिटी चेक करने का सीधा तरीका क्या होता है? या तो इक्वेट करते हैं। डिनोमिनेटर 0 लो, हाँ। या डायरेक्ट फंक्शन की में वैल्यू पुट करो, हम्म। क्या नजर आ जाए डायरेक्ट पुट करो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अच्छा। या डिफाइंड ना हो। ओके। जब हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर F0, तो क्या आएगा? साइन 0/0। तो 0/0 फॉर्म होगी, इनडिटर्मिनेट होगी, तो इसलिए 0 इसकी सिंगुलरिटी तो है। ओके। अब वो सिंगुलरिटी है रिमूव हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हाँ। जब हमने इसका लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन लिखा, उसमें प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है। यही डेफिनेशन है। अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नजर ना आए तो उसे क्या बोलते हैं हम? रिमूवेबल। रिमूवेबल। ठीक है सर। ठीक है। सर क्या हर फंक्शन का एक्सपेंशन हो जाएगा? कोई जरूरी है? क्या? सर क्या सारे फंक्शन के एक्सपेंशन हो फंक्शन सकते का हैं? हाँ, लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन हर फंक्शन का होता है। जैसे सर इसका देखिए, जैसे लिखा हो fz = 1/sin of 1/cos z, इसका कैसे करेंगे? 2 बार कर देंगे ना, 2 बार कर देंगे। पहले साइन का खोल लेंगे, फिर कोस, पहले कोस का अंदर, फिर साइन खोल लेंगे उसमें पूरे को जेड मान के। एफ जेड क्या है? sin1/sin ऑफ कोस जेड। नहीं सर, 1/cos z। 1/cos जेड हम्म। हो जाएगा इसका भी। पहले कोस का खोल दो यहाँ पर। कोस का क्या होता है? नहीं सर, One ये ऐसे नहीं लिखा है। minus 1/sin of 1/cos अच्छा अच्छा z। अच्छा अच्छा, साइन ऑफ कोस जेड। ठीक है, तो जेड 0 में देखना आपने। साइन ऑफ 1/cos z बोल रहे हैं। 1 बाई है सर ये। अच्छा,
1/cos z। पहले आप 1/cos z का खोलो, मतलब secant z का। secant z का तो हमें पता है। सर एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड बाई जेड के बाद यही करवा रहे हो क्या, कुछ हाँ करवाया जी, कुछ? हाँ जी। देखो पहले क्या करो, पहले 1/cos z का खोलो, यानी कि secant z का खोलो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 1 - z²/2 फैक्टोरियल प्लस z की 4/4 फैक्टोरियल माइनस z की 6/6 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ऊपर जाके क्या चली जाएगी, ये 1 है तो -1 है, बाइनोमियल लग जाएगी। तो इसकी सारी टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो टर्म में लिख दो। तो इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो। तो ये 1 - x की इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 + x प्लस x² प्लस x³ सो ऑन। x की वैल्यू पुट कर दो। तो दो तीन टर्म में लिख लेना इसकी। तो जो आएगी ये वैल्यू है, उसको यहां पुट कर देना। फिर साइन का खोल लेंगे हम, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे उस तरह से। क्योंकि इसके लिए दो तरीके हैं हमारे, या तो लोअर सीरीज एक्सपेंशन लगाओ, या लिमिट मेथड भी है एक। जहां ये नहीं लगता वहां लिमिट मेथड काम करता है, क्योंकि इससे लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि लोअर सीरीज बन तो जाएगी आपकी, लेकिन लेंथ ही जाएगा। सर इसमें तो रिमूवल नहीं होगा ना। पोजीशन जब और सर हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहे हैं हाँ, वहां पर हम चेक कर लें। नहीं वो तो ठीक है, पर हम टाइप पहचानना चाहते हैं किस टाइप की है। सर यहाँ पे तो टाइप दिख रहा है कि जेड हमेशा ऊपर ही आएगा, ऊपर ले जाने के बाद भी ऊपर ही आएगा, तो प्रिंसिपल पार्ट जीरो ही होगा। मैं तो बताऊं, रिमूवेबल इसमें इसमें तो हमेशा एसेंशियल होगी। हाँ ये इनफाइनाइट। हमेशा एसेंशियल होगी। कहाँ कहाँ, जब जब साइन के एंगल इन्फिनिटी को टेंड करते हैं, वहां वहां एसेंशियल होगी। साइन कोस के एंगल ई की पावर इन्फिनिटी को टेंड करेंगे जिन पॉइंटों पर, वहां एसेंशियल होगी। सर ये वाली लाइन फिर से बोलिए। बोलेंगे इसको, पूरा वापस डिटेल करेंगे हम एसेंशियल में इसको। ओके ये तो मैं बता रहा हूँ, एक्सपेंशन सबके खोले जा सकते हैं लोअर सीरीज में, एक्सपेंशन सबके खुल जाएंगे, लेकिन उनमें बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हम इस मेथड पे जाएंगे नहीं। ये तो हम उन पे जाएंगे ना जहाँ सिंपल सिंपल नजर आए आपको, सीधी सीधी। सर मेरा एक और वो था, हाँ जैसे जी। जिन जिन फंक्शनों में हमने टेलर सीरीज किए हुए थे, हम्म तो वहां पे हमें सिर्फ एनालिटिक पार्ट मिलता है। हम्म तो इसका मतलब है कि जिन जिन फंक्शंस में हम अगर सिर्फ टेलर सीरीज लगा पा रहे हैं, वहां पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हमेशा होगी, ना, क्योंकि वहां तो प्रिंसिपल ना पार्ट पोल नहीं भी तो हो होता सर। सकती है। अगर मान लो ये साइन z/z³ होता, यहाँ नहीं रिमूवेबल होती। हाँ नीचे आ जाता जेड। तो पहले हम सिर्फ सिंपल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ेंगे कि जहां एक्सपेंशन नहीं हो सकता वहां हम क्या करेंगे, वहां हम लिमिट मेथड लगाएंगे, और एसेंशियल की कुछ ट्रिक्स हैं वो ध्यान रखेंगे। हाँ, अब एसेंशियल सिंगुलरिटी की पहचान क्या होती है, पोल पे लास्ट में आते हैं। एसेंशियल सिंगुलरिटी की पहचान क्या है। देखो, रिमूवेबल में तो प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं थी, इसमें है इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स। क्या डेफिनेशन है, इफ द प्रिंसिपल पार्ट contains an infinite number of terms, that is bn क्या है, नॉन जीरोज आए for infinitely many values of n, then the singularity of f at z equal to z0 is called an essential singularity.
देखो सीधी सी बात है, आपको प्रिंसिपल पार्ट देखना है किसका, लॉरेंट सीरीज का। अगर उसमें इन्फानाइटली मैनी टर्म्स प्रेजेंट है तो क्या होगी, एसेंशियल होगी। कोई नहीं है तो रिमूवेबल है, अगर फाइनाइटली मैनी है तो पोल है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ई की 1/z है, ई की 1/z का एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 + 1/z प्लस 1/z², 1/z³ 2 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा, अप टू इन्फिनिटी आएगा। तो मैं इसको कह सकता हूं 1 + z-0 की -1, 1/2 फैक्टोरियल z-0 की -2, 1/3 फैक्टोरियल z-0 की -3। तो कितनी टर्म में है प्रिंसिपल पार्ट में, कितनी टर्म में आ गई, इन्फानाइटली मैनी टर्म में आ गई। ठीक है, पहली बात है, क्या जीरो इसकी सिंगुलरिटी है, क्या जीरो इसकी सिंगुलरिटी है, यस सर, है। क्यों है, क्योंकि क्योंकि सर फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं डिफाइन है, नहीं हो 1 रही बाई है। जेड डिफाइंड नहीं है, हम्म, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो जीरो इसकी सिंगुलरिटी है। और सिंगुलरिटी भी कैसी है, आइसोलेटेड है। इस फंक्शन की सिंगुलरिटी केवल जीरो ही है फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो वो आइसोलेटेड है। और बाद में कैसे पता चल गया, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है, इतना है। प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्में हैं, इन्फानाइटली मैनी टर्में हैं, तो इसलिए क्या है, इसकी z=0 आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। समझ आ गई। सर ये जो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ये आइसोलेटेड की ही आगे पार्ट है। हाँ, आइसोलेटेड के पार्ट आ गए। तो अगर कोई सिंगुलैरिटी नॉन आइसोलेटेड है उनके लिए तो नहीं हम ये चेक करेंगे, उसके लिए भी करेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे। हाँ। तो पहले हम एक स्ट्रीम पढ़ रहे हैं ना पूरी आइसोलेटेड वाली। आइसोलेटेड 3 तरह की होती हैं, नॉन आइसोलेटेड पोल, आइसोलेटेड भी के भी काइंड होते हैं। हाँ, नॉन आइसोलेटेड सिर्फ एसेंशियल में होती है, बाकियों में नहीं होती। पोल नहीं होता, रिमूवेबल नहीं होती। सर इसको हम पहले ये चेक करके कि ये एसेंशियल है और आइसोलेटेड है तब लिखेंगे एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। हाँ, हम लिखेंगे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। और सर जब कभी हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू जब हम पोल ये निकालते हैं इसेंशियल, तो हमेशा आइसोलेटेड की ही इसेंशियल होगी ना। नो नो, नॉन आइसोलेटेड भी हो सकती है। तो वो कैसे चेक करेंगे सर हम वो फिर चेक करेंगे, डेफिनेशन में चेक जाके। करेंगे, वो चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, अभी उस बाद में आएंगे बात। अब जैसे मान लो ये लिखा हो e की 1/z-1, ठीक है, तो ये फंक्शन है f(z) है। सबसे पहले मुझे सिंगुलरिटी चेक करनी है, क्या इस फंक्शन के पास फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई सिंगुलरिटी है। z=1 Yes sir, हाँ, z is equals to 1. तो सिंगुलरिटी तो आ गई z≠1, और कैसी है ये, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का पता चल गया। अब हम किसकी टर्म में लिखेंगे सारे एक्सप्रेशन को, z-z0 की टर्म में, दैट इज z-1 की टर्म में लिखेंगे पूरे इसको। और कैसे लिख देंगे f(z) को z-1 की टर्म में, 1/z-1, 1/2 फैक्टोरियल z-1 का स्क्वायर, 1/3 फैक्टोरियल z-1 की क्यूब, एंड सो ऑन। फिर इसको है ना आप ऊपर पहुंचा दो सभी को। ऊपर पहुंचा दो। तो ये पार्ट कौन सा हो गया, प्रिंसिपल पार्ट, और ये हो गया एनालिटिक पार्ट। तो प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्में हैं, इन्फानाइटली मैनी है, इनफाइनाइटली मेनी। तो इसलिए कौन सी हो जाएगी, एसेंशियल हो जाएगी। तो पूरी को क्या बोला जाएगा, इसको एसेंशियल आइसोलेटेड आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। हाँ, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बोला जाएगा।
ठीक है। सेम लॉजिक पर अगर यहां पर होता साइन 1/z माइनस पाई होता, अब कौन सी सिंगुलरिटी है? z is equals to pi हाँ, is the only singularity, तो ये भी आइसोलेटेड हो जाएगी। हाँ, तो z नॉट इक्वल टू पाई इसकी सिंगुलरिटी है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तो आप ये याद रखो, जब भी साइन, कोस और एक्सपोनेंशियल के एंगल जिस पॉइंट पर इन्फिनिटी को टेंड करते हैं वहां वहां एसेंशियल होती है पक्का, क्योंकि इसका एक्सपेंशन खुलता है, इसलिए क्योंकि इसका एक्सपेंशन खुल जाएगा तो एसेंशियल मिलेगी मिलेगी। साइन, कोस में, एक्सपोनेंशियल में जब भी तीनों फंक्शन नजर आ जाए, ठीक है, अगर सिंगुलरिटी है तो पक्का एसेंशियल होगी। तो क्या होता है जेड, फिर क्या होता है माइनस माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल भी आता है, यस 5 फैक्टोरियल आएगा, जेड की 5 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो जेड माइनस पाई की मैं लिख सकता हूं -1, 1/3 फैक्टोरियल जेड माइनस पाई की लिख सकता हूं -3, 1/5 फैक्टोरियल जेड माइनस पाई की लिख सकता हूं -5, एंड सो ऑन। तो ये प्रिंसिपल पार्ट है। तो आप देखिए प्रिंसिपल पार्ट में कितने टर्म में है? इनफाइनाइटली मेनी। हाँ, इन्फाइनाइटली मैनी है, तो इसलिए क्या है एसेंशियल है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आता है पोल। तो हम सिर्फ आज डेफिनेशन कर रहे हैं एक्सपेंशन वाली, कल हम करेंगे लिमिट वाली। हाँ जी, आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला एंगल इंफिनिटी हो जाए वो हाँ 10 के लिए भी है। 10 के लिए भी है, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। फिर है पोल। पोल क्या है? और इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आता है भाई, सिंगुलरिटी वाले से। पोल, पोल किसे कहते हैं? पोल में क्या होता है, इफ द प्रिंसिपल पार्ट contains a finite, यहां वर्ड यूज कर रहा हूं फाइनाइट, number of terms, then the singularity कौन सी, z equal to z naught is called a pole of fz, तो वो fz का पोल कहलाती है। फर्दर इफ bm जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो एंड bn 0 for all n greater than m, then a pole of order m, remark, a pole of order 1 is called simple pole, a pole of order 1
is called simple pole. A pole of order 2 is called double pole. A pole order 3 का ट्रिपल पोल, ऐसे। समझ आ गई डेफिनेशन? यस सर। सर ये जो अभी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल जो इन्फिनिटी को टेंड करे, वो हाँ, आइसोलेटेड एसेंशियल हो गया, ओनली एसेंशियल की बात असेंशियल। करेंगे? आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड का डिसाइड अभी करेंगे हम, उसके बाद लास्ट में, क्योंकि लिमिट पॉइंट से डिसाइड होता है लेकिन उसका आगे। एसेंशियल होगी सर ये? हाँ, असेंशियल पक्का होगी। सर ये बताना n ग्रेटर देन m का मतलब? एमओ मतलब सर हाँ, ये बीएम और बीएन का मतलब क्या है, ये बताओ एक बार। ये बीएम किसके कोफिशिएंट है? प्रिंसिपल पार्ट वाई टर्मों के। हाँ, तो ये सर मतलब तो सर अभी अगर कर 3 या 4 टर्म्स है प्रिंसिपल पार्ट में, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है अभी करते हैं, डिसाइड करते हैं अभी। ठीक है। ये हम पोल ऑर्डर ऑफ ऑर्डर की फुल डेफिनेशन बताते हैं आपको क्या है। मान लीजिए एफ जेड आपका फंक्शन ये है, साइन जेड है बाय जेड क्यूब है, ठीक है। सबसे पहले आपको पहचाननी है इस फंक्शन की सिंगुलरिटी। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको सिंगुलरिटी पहचाननी है सी में, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में पहचाननी है। तो सबसे पहले आपको सिंगुलरिटी पहचाननी है, सिंगुलरिटी कौन सी है। फिर देखनी है आइसोलेटेड है नॉन आइसोलेटेड है। तो सिंगुलरिटी कौन है? जीरो। इक्वल टू 0। हाँ, और कैसी है ये? आइसोलेटेड है, क्योंकि अकेली ही है, इसके नेबरहुड में कोई और है ही नहीं है, आइसोलेटेड है। 3 ऑर्डर का है सर? हाँ, 3 ऑर्डर का नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 2 ऑर्डर का, 2 का। हाँ हाँ, तो सबसे पहले देखो कि पोल है, असेंशियल है या रिमूवेबल है। तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन खोल लो आप। जब एक्सपेंशन खोलेंगे तो z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, z की 5 बाय 5 फैक्टोरियल, माइनस z की 7 बाय 7 फैक्टोरियल, और अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसे खोल लेंगे। अब इसको आप क्या करो, ये देखो क्या लिखोगे इसको। मैं लिखूंगा z की -2, फिर लिखूंगा 1/3 फैक्टोरियल, फिर लिखूंगा z² बाय 5 फैक्टोरियल, फिर लिखूंगा z की 4/7 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। तो ये वाला पार्ट है आपका एनालिटिक पार्ट, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, ये एनालिटिक पार्ट है। और जो ये वाला पार्ट है, इससे हमें लेना देना है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है। प्रिंसिपल पार्ट को याद कर लो, क्या था प्रिंसिपल पार्ट को? अगर हम याद करें, ये था n है 1 to infinity bn z माइनस जेड नोट की माइनस n था, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा b1 कितना आ रहा है? 0 है सर। b1 0 आ रहा है। यस सर। b2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, नॉन जीरो है। b3 कितना है? सर B3 100 और अब आगे 0 0 है है। सारे। b4 कितना है? सर अब 0 सारे है। 0 हैं। आगे सारे क्या है? 0 है। सारे के सारे 0 हैं आगे जितने भी हैं। अब ऑर्डर वाली डेफिनेशन पढ़ो। कहता है अगर बी एम नॉन जीरो है और उसके बाद वाले सारे 0 हैं तो ऑर्डर एम का पोल कहलाएगा, ठीक है। तो कितने ऑर्डर का पोल है ये? ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का है, लेकिन शुरू में दिखने पे लग रहा था 3 ऑर्डर का पोल होगा। पोल चेक करने की लिमिट वाइड डेफिनेशन भी है, हम उससे नहीं चेक कर रहे पहले।
जिसपे पहली बार जो बी एन है नॉन जीरो आता है और उसके बाद हर एक जीरो हो जाए तो उसे हम पोल का ऑर्डर कहेंगे। इसमें फाइनाइटली मैनी टर्म है प्रिंसिपल पार्ट में। कितनी टर्म है प्रिंसिपल पार्ट में? एक ही टर्म है। एक टर्म है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हाउ मैनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड? क्या आंसर मिलेगा? ओनली वन। ओनली वन को क्या बोलेंगे? फाइनाइटली मैनी। तो फाइनाइटली मैनी टर्म प्रेजेंट है प्रिंसिपल पार्ट में। तो इसका मतलब है जो जेड इक्वल टू जीरो इसका पोल हो गया। अब जब पोल हो जाता है तो तुरंत आपको ऑर्डर बताना होता है। तो ऑर्डर बताने के लिए जो ये बी एन है ये डिसाइड करता है ऑर्डर। भाई पहली बार है नॉन जीरो कब है, ये नॉन जीरो कब है, उसके बाद सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितने आपको बी एन नजर आए सारे जीरो नजर आने चाहिए। देखो बी टू के बाद के सारे जीरो नजर आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर जितना इस फिक्स होता है उतना होता है, टू है। सोचो अगर यहां पर जेड सेवन लगा होता फिर कितना होता? 6 सर। 6 होता। तो सर 6 आ जाते हैं इसके। अच्छा ये सोचो अगर ऊपर कोस जेड होता तो फिर 7 होते सर। फिर 7 होता। समझ पा रहे हो इस बात को? यस सर। यस सर। अगर कोस जेड बाई जेड 7 होता तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा? पहली टर्म 1/z⁻⁷। हाँ, तो आपको ये दोनों तरीके से करने हैं सवाल। पहले करने हैं ये डेफिनेशन वाले तरीके से, लॉरेंट सीरीज वाली से, फिर करोगे आप इसको लिमिट वाले तरीके से, फिर पेपर में जो आपको सुविधाजनक लगे उससे करना। तो जब हम इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस जेड स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस z6 बाय 6 फैक्टोरियल। एक फालतू ले लो, z8 बाय 8 फैक्टोरियल, z10 तक ले लो, आगे चलती रहेगी अप टू इन्फिनिटी। तो z7 से डिवाइड करो तो 1 बाय z7, इसको सीधा ऊपर पहुंचाओ तो z की -7 आएगा माइनस z की -5 बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, z की -3 बाय 4 फैक्टोरियल आएगा, माइनस z इनवर्स बाय 6 फैक्टोरियल आएगा, आगे z बाय 8 फैक्टोरियल आएगा, माइनस z3 बाय 10 फैक्टोरियल आएगा, सो ऑन। तो ये वाला पार्ट तो है एनालिटिक पार्ट, हमारा कोई काम का नहीं है। ये वाला पार्ट है प्रिंसिपल पार्ट, ये हमारे काम का है। तो प्रिंसिपल पार्ट की कुछ टर्म में लिखो। B1 कितना है बता सकते हो? -1/6 -1/6 -1/6 फैक्टोरियल है। B2 0 है। अगर इसके बाद के सारे जीरो हो गए तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। B3 कितना है? 1/4 फैक्टोरियल। नहीं हुए ना सारे जीरो। B4 कितना है? 0 B5 -1/2 B6 0 B7 1 सर। 1 है। अब देखना, अब B7 तो 1 है लेकिन इसके बाद के सारे जीरो हैं। B8 B9 B10 बाद के सारे क्या है? जीरो हैं। तो कितने ऑर्डर का पोल है? 7 ऑर्डर का। 7 ऑर्डर का पोल है। इसके प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म में है? फाइनाइट है। कितनी है? 4 टर्म में है। 4 टर्म्स है। तो प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स 4 टर्म्स विच आर फाइनाइटली मैनी। सो z इक्वल टू 0 इज ए पोल। अगर पोल पर चल गया तुरंत आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर है उसका 7।
समझ गए ना? Yes. अगर यो पेपर में सवाल बोल अलग चेंज कर दे, अगर ये कर दे जी जेड 1 माइनस कोस जेड बाई जेड 7 कर दे, अब सर 1 माइनस 1 वाली टर्म, वन कैन तो सर 3 तो 5 ऑर्डर का हो जाएगा। हाँ 5 ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म को देख के मत कहो 7 ऑर्डर का ही होएगा। देखो नीचे जेड 7 नहीं है, हाँ जी, लेकिन वो लेकिन cancel out हो 5 जाएगा। ऑर्डर का हो गया। हाँ जी। ठीक है ना? पहले पूरा एक्सप्रेशन खोलो ऊपर, फिर प्रिंसिपल पार्ट में देखो कि पहली नॉन जीरो टर्म कौन सी है, नॉन जीरो, उसके बाद की सारी जीरो होनी चाहिए। यहाँ B5 नॉन जीरो होगी तो बाकी सारी बाद की जीरो आएंगी, इसलिए ये पोल है ऑर्डर 5 का। तो इस Z0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 5। आइसोलेटेड भी बोलेंगे ना सर? आइसोलेटेड है, आइसोलेट तो बोलेंगे ही क्योंकि अकेली है। और पोल और ये जो रिमूवेबल है ये हमेशा आइसोलेटेड होती हैं, नॉन आइसोलेटेड होती ही नहीं इसमें। जब भी सिंगुलरिटी होगी ना पोल में या इसमें रिमूवेबल में, वो आइसोलेटेड ही होती हैं। अगर नॉन आइसोलेटेड की बात होती है वो सिर्फ एसेंशियल में होती है। एसेंशियल 2 तरह की होती है, ओके, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। हाँ, तो आज हमने पढ़ी है केवल आइसोलेटेड एसेंशियल। तो लिमिट मेथड हमने नहीं पढ़ा है, लिमिट मेथड हम कल पढ़ेंगे। तो आप अब इस पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हो। हाँ जी, एक बार इसका cos z upon z किसान वाले का ऑर्डर ऑफ पोल बताना सर, एक बार कैसे निकाला है इसका? ये वैल्यूज तो निकाल दी हमने, ऑर्डर ऑफ पोल सर। कौन से का? कोस जेड बाई जेड 7 का? यस सर। देखो B7 1 आया ना आपका, B7 आपका 1 आया तो बाकी सारे क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। अब डेफिनेशन पे जाओ, डेफिनेशन में क्या लिखा है? मतलब B8 B9 B10 अप टू 7 सर। हाँ बिल्कुल, सारे के सारे आगे वाले 0 है, क्योंकि आगे कोई नेगेटिव टर्म है ही नहीं, यहीं तक खत्म है। ये था ना फर्दर इफ Bm नॉन जीरो है एंड Bn 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, मतलब उसके बाद की सारी टर्म में क्या है? 0 है। देन z इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड ए पोल ऑफ ऑर्डर m। सर जैसे यहाँ B2 0 हो रहा है, B4 0 हो रहा है, B6 0 हो रहा है, इनको काउंट करेंगे फिर देखो पोल इसको, में? अगर इसको काउंट करो आप, B2 0 हो रहा है, ऑर्डर 1 का कब कहलाता? अगर B1 के बाद की सारी टर्म में 0 हो जाती। B3 कहाँ 0 है तो ऑर्डर 1 का नहीं हो सकता। आप सोचेंगे क्या ऑर्डर 3 का हो सकता है? अगर B3 के बाद की सारी टर्म में 0 हो जाती तो 3 ऑर्डर का हो जाता। B5 कहाँ 0 है? B4 तो 0 हो गया, लेकिन B5 कहाँ 0 है? भाई उसके बाद की सारी टर्म में 0 होनी चाहिए। अब जैसे B7 है, 1 मिल रहा है, नॉन 0 मिल रहा है, इसके बाद सारे 0 मिल रहे हैं, हम कह सकते हैं अब 7 ऑर्डर का है। पर हम इसको 5 ऑर्डर का नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते 5 ऑर्डर का? B6 लिखा 0 है, B7 कहाँ 0 है? ठीक है ना? जो नॉन 0 है उसके तुरंत बाद सारे 0 होने चाहिए जितने भी आगे आएंगे। लेकिन जैसे B7 नॉन 0 दिखा मुझे, उसके बाद के B सारे 0 हैं, तो इसलिए ये 7 ऑर्डर का एक पोल है। ठीक है जी? हाँ सर 4.3 होगी इसके बेस पे। सर ये हाँ 4.3। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन आप है इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, लिमिट मेथड ना लगाएं। कल मैं आपको सिखाऊंगा इसका लिमिट मेथड और आगे की प्रॉपर्टी। तो लिमिट मेथड फिर बाद में लगाना आपने इस पे सारी पे। यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो सर। हाँ जी, हेलो जी। सर थोड़ा सा बताओगे सर, एक क्वेश्चन में कर दी मैं। हाँ बताओ सर ओडी में है सर एक्सरसाइज 3.3। सर उसमें ना मतलब कि साइन ई जेड बनता है सर, पीआई कैसे निकालेंगे सर उसमें? क्या बनता है? साइन ई जेड बाय डी स्केयर प्लस 3D प्लस 2 बनता है सर। ये बनता है
यस सर। क्या है 2 और 1? पर्टिकुलर निकालना है। हाँ जी, पीआई निकालना है सर। अच्छा सर इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना, पहला वाला d माइनस अल्फा वाला। हाँ 1 बाय किस में तो d टूटेगा ये? माइनस 1 d माइनस 2 बन जाएगा ये। हाँ d प्लस 1 हाँ d d प्लस प्लस 1 d प्लस 2 साइन e की z। तो 1 बाय डी प्लस 2 को तो बाहर निकाल लो, 1 बाय डी प्लस 1 साइन e की z। तो क्या फार्मूला होता था वो? e की पावर अल्फा कितना होगा? -1 होएगा। e की पावर माइनस जेड आता था क्या? माइनस अल्फा में बाहर माइनस आता था। हाँ e की z साइन e की z dz। अब e की z को t पुट कर दो, वहां से कर दो। हो जाएगा सर अब तो। ठीक है सर। यहाँ पे ना सर एक्स की जेड की -1 लेके चल रही थी पावर बाहर। थैंक यू हेलो सर। हाँ जी हेलो हेलो। सर जैसे कोस और साइन दो एलआई सॉल्यूशंस हैं जो आपने मिनिमम 0 वाला करवाया था। अब क्योंकि कोस तो वो 3 आ गई थी जो 0 से 3 पाई इंटरवल वाला क्वेश्चन था, तो कोई ऐसा रिजल्ट है क्या उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की उससे कम 0 नहीं होंगी? बिल्कुल कम 0 नहीं होंगी। सर रिजल्ट होता है या बिल्कुल रिजल्ट है ये, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन का है तो 10 बनेगा या कोट में बनेगा, तो 10 और कोट है उतनी बार ही पास होगा उनसे, ठीक है ना, उन इंटरवल के बीच में से, या क्योंकि 1 या -1 आएगा, क्योंकि ये बनेगा ना C1 cos x C2 sin x 0, तो C1 cos x इक्वल टू -C2 sin x। या तो आप 10 बनाओगे या कोट बनाओगे। अगर आप 10x से बनाओगे तो ये C1 बाय -C2 बनेगा जब C2 नॉन जीरो। ठीक है, तो जब भी आप ये रेशो देखते हैं उतनी बार ही टेंजेंट ग्राफ पास करता है जितनी वो जीरोज होती हैं। हाँ जी ओके थैंक यू सर। हाँ जी हेलो सर। हाँ जी सर आप ये ओडी करवा रहे हो ना सर, कौन सी बुक में से करवा रहे हो? ये ओडी है ना, ये एक बुक में दे रखी पर्टिकुलरली, ये ओडी में इसमें ही तो गड़बड़ कर रखी है चैप्टर में। अच्छा वो तो मैंने कुछ नेट क्वेश्चन उठा लिए, पूछी जब से ऐसे उठाए हैं। वर्क बुक में तो है नहीं सर अपनी? नहीं दे रखी है एक बुक में, किसी में नहीं है। सर कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सी बुक लें? कॉम्प्लेक्स के लिए आपको ये एक बुक ले लो। कौन सी सर? देखो मैक्सिमम पार्ट तो आपको करवाया जा रहा है डीजील बुक से, उसमें से करवाया जा रहा है मैक्सिमम। बाकी आप कोई एक ले लो, कसाना की ले लो, अनुराग की ले लो, कोई एक ले लो। अच्छा सर। हाँ जी, क्योंकि एक बुक तो हमारे पास होनी चाहिए। ओके सर। हाँ जी ठीक है जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ जी।